हेलो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 22 शंकर आइस इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इन वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ओके। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं जो इंडिया का है पोजीशन, इंडिया की पोजीशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या है। तो ये एस्टिमेट किया गया, यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स ये सब दिए हुए हैं, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, राइट। हम पूरा नहीं याद कर सकते, बट एटलीस्ट हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए और हमें छांट लेना चाहिए कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है, ओके। और इससे एक आइडिया लगता है कि एक्चुअली में इंडिया की क्या पोजीशन है। तो ये इंडिया देखिए यहाँ पे 2136.84, राइट। इतने मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मतलब उतने उसके लेवल का, उससे उसके बराबर का जो ग्रीन हाउस गैसेस है उस इंडिया में एमिट किया गया था, ओके। मतलब इंडिया में इतने टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2000 मिलियन टन, ठीक है, ये भी याद रखना है। 2000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर का जो ग्रीन हाउस गैसेस है उतना एमिट किया गया था 2010 में, ठीक है। तो पुराने स्टैटिस्टिक्स हैं, पुराने डेटा है, लेकिन एक आपको आइडिया लगना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी फिर जो एनर्जी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है, ये क्वेश्चन हो सकता है, राइट। तो 2010 में पाया गया था कि जो एनर्जी सेक्टर है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है किसमें, एमिशंस में, किसके, ग्रीन हाउस एमिशंस के। तो टोटल एमिशंस में से 71% जो है सिर्फ अकेले एनर्जी सेक्टर से ही एमिट हुआ है। उसके बाद फिर एनर्जी सेक्टर में क्या क्या आता है ये देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली, फिर बाद में फ्यूल कंबशन जो कि इंडस्ट्रीज लगती है, ट्रांसपोर्ट, राइट, हमारे यातायात और फिर फ्यूजिटिव मिशंस। उसके बाद फिर कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जिसके वजह से मतलब जिसमें प्रोडक्ट्स ये सब बनाए जाते हैं, तो उसने 8% कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर और वेस्ट सेक्टर्स में ने भी 18% ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में अपना मतलब योगदान दिया। और 3% जो है नेशनल ग्रीन हाउस इन्वेंटरी होता है, वहाँ से हुआ। और जो 12% जो एमिशंस हैं वो ऑफसेट, मतलब जो हमने ऑफसेट के बारे में कार्बन ऑफसेटिंग ये सबसे पढ़ा था, जो कार्बन सिंक ये सब है उसमें 12% एमिशंस देखा गया, राइट। तो और उसके बाद फिर हम देखते हैं जो इंडिया का जो पर कैपिटा है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन का 2010 में, वो 1.56, राइट, 1.56 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वलेंट था, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये जो एक है ना एमिशंस इंटेंसिटी है जो, तो ग्लोबली देखा गया है जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है, राइट, वो ये क्या, तो ऐसा ये कहा गया था, मतलब इंडिया के द्वारा ऐसे प्रतिज्ञा ली गई थी कि ये जो जीडीपी का है जो मतलब इसकी इंटेंसिटी है वो जीडीपी से 20 से 25% तक कम की जाएगी बाय 2020, लेकिन ये 12% ही हुई है 2005 से 2010 के बीच, ठीक है। अब इंडिया ऐसा वर्ल्ड बैंक की स्टडी ने कहा है कि इंडिया लो कार्बन इकोनॉमी ही है, ठीक है, बनी हुई है, कंटिन्यू कर रही है। और इंडिया का जो प्राइमरी फोकस है, मेन जो उसका फोकस कहाँ पे है, अडेप्टेशन एंड और उसके बाद स्पेसिफिक जो उसका फोकस कहाँ पे है, मिटिगेशन, मतलब कम करने में। अडेप्टेशन मतलब जो क्लाइमेट चेंज है उससे किस तरह से हम लोग जूझ सकते हैं, राइट, किस तरह से हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं ताकि हम उससे जूझ सकें। और मिटिगेशन मतलब कम करना, किसे कम करना, ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करना, और क्लाइमेट चेंज से उसी तरह से हम लड़ सकते हैं। तो इंडिया ने अपना एक नेशनल एक्शन प्लान ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज पे बना रखा है, ठीक है। और ये का पब्लिक डोमेन, मतलब ये हर कोई देख सकता है, ये जनता में, मतलब हर कोई जनता में देख सकता है। और जो एक इंडिया ये कहता है, राइट, इंडिया ऐसा कहता है कि एक रिसर्च की ज़रूरत है जिससे कि लो कार्बन टेक्नोलॉजी बनाई जा सके और उस पर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब उस पर पेटेंट भी कराया जा सके एज पब्लिक गुड, ग्लोबल पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो इसमें रिसर्च की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है, और इंडिया इस पर काफ़ी जोर दे रहा है। अब ये देखा, अभी इंडिया में क्लाइमेट और वेदर की जो चेंजेस हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, मतलब देखते हैं कैसा है इंडिया का क्लाइमेट और वेदर में किस तरह के बदलाव आए हैं। तो इंडिया का जो नेशनल कम्युनिकेशन नेटकॉम, राइट, जो कि यूएनएफसीसी के लिए, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस को देखा गया है।
तो ऐसा कोई जैसे कि कहा जा सकता है जो हमारे एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से इंसानों के वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, ऐसा मतलब एग्जैक्टली इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, ऐसा कोई फर्म लिंक नहीं, ये इस बुक में कहा गया, ठीक है। अगर ऐसे होता है तो, लेकिन ऐसा अभी डॉक्यूमेंट नहीं किया, कोई लिंक नहीं पाया गया है। तो हम अलग अलग से देखते हैं, जैसे सरफेस टेम्परेचर को पहले देख लें तो ये नेशनल लेवल पे 0.4%, राइट, 0.4 डिग्री सेल्सियस, परसेंटेज नहीं सॉरी, 0.4 डिग्री सेल्सियस, ये नेशनल लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे देखा है कि वो बढ़ गया है कुछ पिछली सेंचुरी से, राइट, पिछले 100 साल में बढ़ा है। और फिर एक जो ये वो वेस्ट कोस्ट है, राइट, जो हमारा गुजरात ये सब का जो एरिया है, वेस्ट कोस्ट जिसे कहते हैं, महाराष्ट्र, तो वहाँ पे और सेंट्रल इंडिया में जैसे छत्तीसगढ़, आपका मध्य प्रदेश, तो उन एरियाज़ में क्या है कि ज़्यादा गर्मी देखी गई है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में भी जो कि वैसे ठंडा हुआ करता था, वहाँ पे अभी जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, वो बढ़ता हुआ पाया गया है पिछले 100 साल में, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे ठंड मतलब वहाँ का टेम्परेचर घटा भी है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पंजाब राजस्थान आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर और कुछ साउथ इंडिया में भी क्या है, टेम्परेचर घटा हुआ पाया गया है। फिर आते हैं हम रेनफॉल पे, बारिश पर, ठीक है। तो यहाँ पे इन मानसून है वो इंक्रीज, मतलब उसमें आपका इजाद मतलब उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई देखी गई है, जैसे वेस्ट कोस्ट हो गया आपका, और गुजरात, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, और और केरला भी, तो वेस्ट कोस्ट में, और नॉर्दर्न आंध्रा में, ठीक है। और फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, तो आप जानते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कौन से स्टेट्स आते हैं, तो वहाँ पे राजस्थान स्पेशली, सो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में, आंध्रा में, नॉर्दर्न आंध्रा में, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो मानसून है वो बड़ा है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे 10 से 12% तक देखा गया है, पिछले 100 साल में बढ़ा है। वहीं पे मानसून कई कई जगह पे कम हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, जैसे कि जो मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न भाग है, राइट, जो आपका पूर्वी भाग है, वहाँ से मध्य प्रदेश, वहाँ पे ये देखा गया कि मानसून घटा है। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी, जहाँ पे आप जानते हैं जो हमारे सिक्किम, मणिपुर, ये सब आते हैं, वहाँ पे भी जो मानसून है वो घटा है। फिर केरला और गुजरात में भी मानसून जो बारिश होती है वो घटा है, जैसे 6 से 8% तक घटता आया है पिछले 100 सालों में। अब कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देख लेते हैं, जैसे कि बहुत विपदा वाली, मतलब बहुत ज़्यादा या तो सूखा पड़ जाना, या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, ठीक है। तो फिर 130 साल में ये बताया गया है कि, तो एक साल में ऐसा कुछ ठोस वो निकल के नहीं आया, मतलब कि किस तरह से ये जो क्लाइमेट चेंज है और उसमें और इनमें मतलब और ड्रॉट में और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से किस तरह से एक्चुअली एक कोई पैटर्न नहीं उभर कर आया है। लेकिन कहीं कहीं पे जो ये जो सूखा है, जिसे ड्रॉट कहते हैं, और फ्लड, ये सब ज़्यादा होते हुए पाया गया है। जो वेस्ट बंगाल और गुजरात स्टेट है, वहाँ पर ये जो जिसे कहते हैं आपको स्टॉर्म्स, ठीक है, वहाँ पे तूफान का आना वहाँ पे बढ़ गया है। लेकिन उड़ीसा जैसी जगह में इन तूफानों का आना घट चुका है, थोड़े किसी तरह से घटा है। अब हम सी लेवल, जो हमारा समुद्र होता है, उसका जो लेवल होता है, उसमें भी जो चेंजेस आए हैं, उसमें बदलाव आए हैं, उसे देखते हैं। तो जो कोस्टल टाइड्स कहते हैं ठीक है, कोस्टल टाइड्स, वो जो इंडियन ओशन, हमारा जो हिंद महासागर है, वहाँ का जो नॉर्दर्न ऊपर का एरिया है, वहाँ पे ये देखा गया है कि उसका जो सी लेवल है वो बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 2 मिलीमीटर पर ईयर क्या है कि बढ़ते हुए देखा गया है, और ये आईपीसीसी ने भी एस्टिमेट किया था। अब हम देखते हैं हिमालयन ग्लेशियर्स में, तो हमारे जो हिम पर्वत है, हिमालय, उस पर किस तरह के असर पड़े हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारे ये जो हिम पर्वत हैं, वो
रिसेशन जिसे कहते हैं, वहाँ पे जो बर्फ़ पिघल रही है उसे वो तो पक्का होते हुए देखा गया है, ठीक है, ये ट्रेंड है। लेकिन इसका कोई एक पूरे जो पूरी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला जिसे कहते हैं, जैसे ये पूरे पहाड़ हैं, तो किसी किसी जगह में ऐसा वहाँ पे बर्फ़ की कमी देखी गई, मतलब बर्फ़ ज़्यादा पिघलते हुए देखा गया उस राइट। और कहीं कहीं पे ऐसा नहीं है, तो एक तरह से पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे रिसेशन हो ही रहा है, मतलब पर्वत घट ही रहे हैं। अब कुछ एक्शंस जो लिए गए हैं अडेप्टेशन और मिटिगेशन की, जिसने हमने बात की थी, जो कि जिसका फोकस हमें जिस पर इंडिया का फोकस है, हमारे भारत का फोकस है। तो अडेप्टेशन क्या कहा गया है कि ऐसा करना कि मतलब इस तरह से हमें अपने अपने आप को ढालना है कि जो ये जो क्लाइमेट चेंज हमारे वजह से हो रहा है वो उस पर मतलब क्लाइमेट पर कम से कम बुरा असर पड़े, ठीक है। और मिटिगेशन मतलब हमें अपने जो एमिशंस है जिससे कि ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आती है, ग्रीन हाउस गैसेस, उसे कम करना है। किस तरह से कम करना है वो हमें देखना है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपना एक्सपेंडिचर मतलब अपना खर्चा अडेप्टेशन पे काफ़ी बढ़ा दिया है, जो जीडीपी का 2.6% बढ़ा दिया है। एग्रीकल्चर, वाटर रिसर्च और ये सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें कुछ इस तरह से ध्यान दिया गया कि इनसे होने वाले जो एमिशन है वो कम हो सके। आप सेक्टर्स देख सकते हैं, कोस्टल जोन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, और फिर फॉरेस्ट, हमारे वन, हेल्थ और सैनिटाइजेशन, इन सब पर ध्यान दिया गया। एग्रीकल्चर, ठीक है। तो पहला देखते हैं, और भी हम कुछ असर देख रहे थे एग्रीकल्चर पे, देखते हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया है जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंश्योरेंस देता है जो हमारे कृषक है, हमारे जो खेती करने वाले किसान हैं, अगर इस तरह से कोई क्लाइमेट चेंज हो, सडनली वहाँ पे बाढ़ आ जाती है या फिर वहाँ पे सूखा पड़ जाता है और वहाँ पे उनकी सिंचाई नहीं हो पाती, तो उन्हें इंश्योरेंस दिया गया है। तो ये ऐसा एक क्रेडिट सपोर्ट मैकेनिज़्म बनाया गया है, ठीक है। जब भी इस तरह से कोई फसल की पैदावार पर कुछ बुरा असर पड़ता है तो उन्हें उनके लिए पैसा दिया जा सके, वो किसी तरह से उन्हें उनकी मदद की जा सके। क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जो फसल है उसे किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, राइट, उन्हें कैसे बचा सकते हैं। तो इन प्रोग्राम्स, जो अभी प्रोग्राम्स कुछ ऐसे चल रहे हैं जिसमें जो ऐसी जगह जहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है, जहाँ पे पानी की कमी है, राइट, तो वहाँ पे इस तरह से कुछ किया जाए कि वहाँ की जो फसल है वो अच्छी बने, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसे कम किया जा सके। और ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जिससे कि जो जहाँ पर ऑलरेडी पानी कम है या फिर जहाँ पे सूखा पड़ा है, तो वहाँ की जो पैदावार है उस पर, और वहाँ के जो मवेशी हैं जैसे कि गाय बैल ये सब रखते हैं लोग, उस पर कोई बुरा असर ना पड़े, ठीक है। और वहाँ पे रहने वाले लोग, उन पर भी उस आपदा का बुरा असर ना पड़े, उन्हें इकोनॉमिकली उन्हें डेवलप किया जाए। ऐसे जो हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जो कि सबसे ज़्यादा मार खाते हैं ऐसे क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, उन्हें कुछ मदद की जा सके, तो ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है। फिर इंडिया ने काफ़ी हद तक अपने जो फॉरेस्ट है, वन है, उस पर फोकस किया है, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरह से ये जो एफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा जिन पेड़ों को काटा गया, अभी फिर से वहाँ पे पेड़ उगाए जा रहे हैं, तो इसे एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कहते हैं, मतलब फिर से वनों को बसाया जा रहा है। तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 में इनैक्ट किया गया था, ठीक है, उसके वजह से इसमें और तेज़ी आई। जो एफॉरेस्ट कैंपेन है, हमारा प्रोग्राम चला था, तो इसमें आप कैंपा फंड के बारे में जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ आप पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो ये जो कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, अगर किसी भी एरिया जो फॉरेस्ट का एरिया है, वन वन है जो, वहाँ पर अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है सपोज़, तो फिर अगर आपको क्या करना होता है, कुछ एक इस तरह से कुछ करना है कि वहाँ आप वहाँ पे जो आप जितना डैमेज कर रहे हैं, आप कहीं और उसे कॉम्पनसेट कर पाएँ, ठीक है। इसीलिए इसे कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। और आपको कैंपा फंड के बारे में स्पेशली पता होना चाहिए। और फिर इस वजह से जो कार्बन स्टॉक है वो उसमें काफ़ी इंक्रीज़ देखा गया है। कार्बन स्टॉक किस लिए होता है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो कार्बन स्टॉक में देखा गया काफ़ी 9 to 10 गीगाटन्स में टन्स की बढ़ोतरी आई है, क्योंकि आपको पता है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करने के लिए जो हमारे फॉरेस्ट है, वन है, कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अब आता है हम नेशनल वाटर पॉलिसी पे। तो वो नेशनल वाटर पॉलिसी, जब पानी के बारे में हम बात करते हैं तो उसने हमारी जो ये पॉलिसी स्पेशली ये कहती है कि जो इंटर बेसिन ट्रांसफ़र है, ठीक है, और फिर आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब जिससे कि ऑलरेडी जो हमारे जो ग्राउंड वाटर है जहाँ पे फ्रेश पानी होता है उसमें किस तरह से फिर से उसे रिचार्ज किया जा सके, राइट। और फिर बाद में डिसैलिनेशन, जो ऐसा पानी आता है जो बहुत खारा होता है तो उसका उसमें से जो नमक की मात्रा कम कर कर उसे हमारे यूज़ के लायक बनाया जा सके, ठीक है, क्योंकि समुद्र का पानी हम डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, हम नहा तक नहीं सकते। तो उसके उसे किस तरह से उसका नमक की मात्रा कम किया जाए, डिसैलिनेशन जिसे कहते हैं, और हम उसे यूज़ किए जा सकें। तो इस तरह के बहुत सारे कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि इंटर बेसिन ट्रांसफर्स, आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, राइट। उसके बाद फिर आता है हमारा डिसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर। फिर बाद में और कुछ जो पानी बचाने के तरीके होते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो रूफ टॉप हर किसी के घर में ये होना चाहिए, और कई जगह में इसे एकदम कंपलसरी करा गया है, मैंडेटरी किया गया है, ठीक है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों पे कंजर्वेशन, ये सब की चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। अब कोस्टल रीजन्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ कई एरियाज़ में जहाँ पे जो हाई टाइड लाइन होती है, ठीक है, जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे जो उसकी हाई टाइड सबसे ज़्यादा वहाँ पे लहरें आती हैं, वहाँ से 200 मीटर और 500 मीटर के बीच में जो ये हाई टाइड लाइन होती है, वहाँ पे काफ़ी तरह के रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं, पाबंदियाँ डाली गई हैं, ताकि ऑब्वियसली उन जगह को बचाया जा सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कोस्टल इकोसिस्टम्स है। मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि 2004 में सुनामी आई थी, तो सुनामी के बाद वहाँ जो चेन्नई एरिया, मतलब जो तमिलनाडु है और अंडमान है, ये सब, और इंडोनेशिया ऑल्सो, राइट। तो उन पर किस तरह का बुरा असर पड़ा था। तो कोस्टल जो एरियाज होते हैं, तटीय इलाके होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लोग क्या है कि पास पास में लैंड के चक्कर में घर बनाए जाते हैं, बाद में एकदम से बाढ़ आती है, इस तरह की सुनामी आती है और वो बह जाते हैं और उनका सब बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी उनकी जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इवन मुझे वहाँ की जो मराइन इकोसिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, ठीक है। एल्गल ब्लूम्स, ये सब आप जानते हैं। फिर हम आते हैं हेल्थ पे। तो जो क्या बोलते हैं, ये जो इन्हीं आपदाओं की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, जैसे सीजनल हमारा फ्लू होता रहता है, उसके बाद डेंगू, मलेरिया, कालाजार, जापानीज एंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया, डेंगू, ये सब होता रहता है। तो उनकी सर्वेलेंस, उन पे एक निगरानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये बीमारियाँ ना फैल सके, क्योंकि फैलती हैं ये बीमारियाँ, और ये इनका कारण होता है क्लाइमेट चेंज। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंत। सो ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसमें क्या है, जो इसी तरह के जो वेदर से इन चीज़ों से जो त्रस्त हो चुके हैं लोग, जो लोग इनसे इनकी चपेट में आए हैं, उन्हें किसी तरह से मदद की जा सके, राइट। और फिर बाद में 8 हमारे जो हमारे देश में कुछ 8 नेशनल मिशंस बनाए गए हैं, जैसे कि हम इनके बारे में हम देखेंगे। नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी बनाई गई, ताकि हम क्या कर सकें, क्लाइमेट चेंज से जूझ सकें। तो अब पहला हम देखते हैं नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, ठीक है। हम इकोनॉमिकली ग्रोथ करें, लेकिन इस तरह से करें कि एनवायरनमेंट का कम से कम डैमेज हो सके। और इंडिया की सिक्योरिटी चैलेंज को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप, एक एग्जांपल है कि जैसे सियाचिन में कहा जाता है कि आर्मी के प्रेजेंस की वजह से वहाँ का इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन सियाचिन का स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम उसे छोड़ देंगे, अगर आर्मी वहाँ से हटा देंगे, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान या फिर चाइना उसे टेक ओवर कर लेंगे, और जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फिर हमारे लिए वो भी काफ़ी क्रूशियल है। ओके, आगे देखते हैं। तो जो बाकी जो बचा हुआ पीरियड है, जैसे जो 11th प्लान है, जो कि हुआ करता था, अब हमारे प्लानिंग कमीशन ऑब्वियसली नहीं है, तो फिर ये पुराना मतलब जो पुराना ये सब है वो बताया गया इसमें। तो पहला इस मिशन का जो पहला फेज़ था वो क्या था, 11th जो प्लान है उसका पहला ईयर, और 12th प्लान का, ठीक है, और 11th प्लान और 12th प्लान का पहला ईयर, सॉरी, 11th प्लान और 12th प्लान का पहला ईयर, जो कि 2012 से 13 तक था, वो फर्स्ट फेज़ था। उसके बाद बाकी जो 4 साल हैं 12th प्लान के, और फेज़ 2 ऑफ थर्ड प्लान, ठीक है, 2017 से 22 तक ये फेज़ 3 था। और फिर बाद में
ये कहा गया था कि पीरियोडिकली मतलब टाइम टाइम पर इस पर मतलब इसकी जांच की जाएगी कि एक्चुअली जो हमारे मिशन हमने बना रखे हैं, हम जो इस पे काम कर रहे हैं उस पर उसका एक्चुअली में कोई असर पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है उस पहले तो सब्सिडी के जो एक्सपोजर से बचाया जा सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा सबको सब्सिडी ना दी जाए, स्पेशली बिजली ये सब की दी जाती है जैसे। उसके बाद फोकस ये किया गया था कि जो हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऑलरेडी इसका पेनिट्रेशन मतलब जहाँ पे बिजली ऑलरेडी पहुँची नहीं है पूरी तरह से, तो पहली बार उन्हें सबसे पहले ये प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, और ग्रिड बेस्ड सिस्टम जिसे कहते हैं उससे इसे प्रोवाइड किया जा सके, ऑफ ऑफ ग्रिड सिस्टम। ठीक है, फिर सेकेंड फेज़ में ये कहा गया था कि जो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं हम इसे आगे आगे और जाके बढ़ाएं, जो सोलर एनर्जी को हम अपने पूरे देश में उसे फैला सकें। ठीक है, उसे हर जगह ऐसे ऐसे जगह भी पहुंचाएं जहाँ पे वहाँ पे पहले बिजली नहीं थी, तो इसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई है। फिर बाद में इस मिशन के टारगेट्स क्या हैं, 100 मेगावाट्स 100 मेगावाट की जो सोलर पावर है वो 2020 तक की इसे अचीव कर लिया जाए पूरे देश में। फिर उसके बाद जो 40 गीगावाट है वो रूफटॉप और 16 गीगावाट थ्रू लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो इसके थ्रू मतलब जो 60 गीगावाट्स इसके थ्रू किया जाए, लार्ज मीडियम स्केल ग्रिड। ठीक है, इसके थ्रू, और 40 गीगावाट रूफटॉप। तो आप समझ सकते हैं ये अलग अलग तरह के जो सोलर पैनल्स लगा के सोलर एनर्जी की बात की जा रही है, तो उसमें ये आता है। तो इस तरह से 100 मेगावाट बनता है। फिर आते हैं हम नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी NMEE पर। ठीक है, तो ये जो नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, इससे क्या होता है, इस जो एनर्जी एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा बल दिया जाए, इसे स्ट्रेंथन किया जाए। और वो भी इस तरह से कि जो हम जो पाबंदियाँ लगाएंगे, कुछ ऐसे रेगुलेशंस लगाएंगे, वो भी वो मतलब प्रैक्टिकल हो, उसे किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब किसी भी के लिए भी इकोनॉमिकली ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पा रही है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी इस मिशन के गोल्स क्या हैं, मार्केट बेस्ड अप्रोच। ठीक है, जिससे कि एनर्जी एफिशिएंसी की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकें। ठीक है, इसके लिए क्या है, 74,000 करोड़ को मतलब इसके लिए चुना गया है। और 2014 से 15 तक एनुअल फ्यूल सेविंग। ठीक है, तो जो एनुअल फ्यूल सेविंग मतलब हर साल जो हम फ्यूल की जो बचत करेंगे, ईंधन की बचत करेंगे, वो कम से कम 23 मिलियन टन होगी। ठीक है, और हम लोग मिल के कम से कम हम लोग कितना बचाएंगे, वो 19,000 उन्नीस हज़ार मेगावाट हम बिजली बचाने का हमारा टारगेट है, लक्ष्य है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है उसे हम 98 मिलियन टन ईयर तक हम इसे कम कर सके। ठीक है, और कुछ 4 इनिशिएटिव्स हैं जिन ठीक है, उसमें इसमें आते हैं जिससे कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। ठीक है, ये एक उसका तरीका है। उसके बाद फिर मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमने पढ़ा था, फिर एनर्जी एफिशिएंसी फिनेंसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, EEP, और फिर फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बारे में हम देखते हैं। तो नेशनल मिशन एट सस्टेनेबल हैबिटेट, अब इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सस्टेनेबिलिटी है, जहाँ पे हम रहते हैं, हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे इंसान रहता है या कोई भी रहता है। ठीक है, उसका घर की तरह, तो उसको हैबिटेट कहते हैं। तो जो हम जहाँ पे रह रहे हैं उसे इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से उसे एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए इसमें हमें बिल्डिंग्स को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, और जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें इन्वॉल्व करना है, अर्बन प्लानिंग को इन्वॉल्व करना है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो करते हैं उस डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व करना है। और फिर लोगों का जो रुख है, प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करना, जैसे अपनी गाड़ी, अपनी स्कूटर, अपना अपना कार लेकर जाना, उसकी जगह लोगों का एक मन बनाया जाए कि वो किसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ अपना रुख करें। ऑब्वियसली इसके काफ़ी अच्छे मतलब अच्छा ही रिजल्ट आएगा। किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने से हमारे कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, कार्बन एमिशन कम हो जाता है, राइट, और भी बहुत सारे जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है।
ठीक है। तो फिर इससे क्या होता है, हमारे जो हैबिटेट है उसकी जो एबिलिटी होती है जो क्लाइमेट से चेंज से अडाप्ट करने की, वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलकर, एक साथ एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है, इसलिए वो उन सब डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके कुछ मतलब आयाम है वो देख लेते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ठीक है। तो ये जो एक कोड बनाया गया है कि इस तरह से बनाएंगे तो जो बिल्डिंग्स है वो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होंगे, एनर्जी को बचाएंगे। ठीक है। तो इसे काफ़ी हद तक और फैलाने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर अर्बन प्लानिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस तरह से कि लोग जो अर्बन एरियाज़ है, जैसे आप जानते हैं जो लोग बैंगलोर में रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। ठीक है। जो जगह 1 घंटे में आराम से पहुँच सकते थे वहाँ पे 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है। और ऐसा हर हर जगह, हर मेट्रो का यही प्रॉब्लम है, हर बड़ी सिटी का यही प्रॉब्लम है। तो अगर वो लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स को लेकर जाएं तो ये जो कंजेशन की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुचारू होना पड़ेगा, एफिशिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को भी ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, राइट, अपने घर टाइम पे पहुंचना है। अब देखते हैं। तो फिर उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल एंड अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट। जो ऑब्वियसली जो वेस्ट मैनेजमेंट आपको पता ही है कितना ज़्यादा ख़राब है। जो गीला कचरा, सूखा कचरा, इन सब का इम्पोर्टेंस हम सबको पता है, लेकिन कोई करता नहीं है। तो इसे इसे भी ऑप्टिमाइज़ करने की, इसे भी ढंग से इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। उसी तरह से जो मटीरियल है उसे रिसाइकल करने की बहुत ज़रूरत है। फिर नेशनल मिशन में R&D प्रोग्राम भी आते हैं कुछ, जिससे कि ये जो बायोकेमिकल कन्वर्जन्स है, सीवेज यूटिलाइजेशन, रिसाइकलिंग, ये सब, और वेस्ट वाटर का यूसेज, इन सब को किस तरह से किया जाए। ठीक है। इस तरह से किया जाए कि इन्वायरमेंट पर कम से कम बुरा असर पड़े, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा R&D की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, राइट। फिर अब आते हैं नेशनल वाटर मिशन पे। तो इस मिशन के जो कुछ तो इसमें ये यहाँ पे बस यही है कि एक इंटीग्रेटेड, मतलब सब मिलकर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को ढंग से कर सके। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं उनमें उनके चक्करों में फंसकर कुछ नहीं हो पाता। ऐसा ना हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आएँ, साथ में काम करें, और जिससे कि जो वेस्टेज है वो कम की जा सके, पानी पानी का जो बर्बादी होती है वो कम किया जा सके अच्छी तरह से। इसे पूरी तरह से स्टेट्स के हर एरिया में पहुँचाया जा सके, क्योंकि आपको पता है कहीं कहीं एरियाज़ में बहुत पानी आता है, कहीं कहीं एरियाज़ में बिल्कुल पानी नहीं पहुँचता है। ठीक है। तो फिर ये बहुत गलत है, और स्पेशली रूरल एरिया से पानी ले जाकर अर्बन एरियाज़ में दिया जाता है। ठीक है। तो ये भी बहुत गलत है। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कुछ एक ठीक तरह से इसका जो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। फिर ये देखा गया कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके जो काफ़ी हद तक उनके जो पानी का जो पानी की जो नीड है वो रिसाइकलिंग के थ्रू हो सकती है। जो वेस्ट वाटर निकलता है उसे रिसाइकल किया जा सकता है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ध्यान दिया भी जा रहा है। ये इस नेशनल वाटर मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। उसके बाद ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि जो पानी है उसका इस्तेमाल कम हो, वाटर न्यूट्रल हो, वाटर पॉजिटिव टेक्नोलॉजीज़, जिससे कि पानी की बर्बादी कम हो। तो इस तरह से कुछ इंसेंटिव स्ट्रक्चर, मतलब कि जो लोग पानी कम बर्बाद कर रहे हैं उन्हें कुछ किसी तरह से एक रिवॉर्ड देना, उन्हें किसी तरह से ये बताना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसे इंसेंटिव देना कहते हैं। तो इस तरह के एफिशिएंट कुछ मेथड्स बनाए जाएँ जिससे कि सिंचाई के लिए सिंचाई में पानी की कम बर्बादी हो, ग्राउंड वाटर है उसको अच्छी तरह से रिचार्ज किया जा सके। फिर हम आते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, NMSHE। ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ये हिमालयन रीजन के बारे में होगा। तो इस जो मिशन के कुछ उद्देश्य हैं वो हम देखते हैं। तो ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी पे, मतलब लोगों को एक साथ आके और उनके साथ कुछ इंस्टीट्यूशन को मिलके, जो ऑब्वियसली इसके एक्सपर्ट है, उनको मिलके इन एस्पेक्ट्स पर, इन आयाम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ इस तरह से करने की ज़रूरत है कि हम जो हिमालयन इकोसिस्टम पे बुरा असर ना डालें, क्योंकि वो काफ़ी फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है। ऑब्वियसली आपको केदारनाथ के बारे में पता होगा, और भी आजकल जोशीमठ जो रिसेंटली हुआ था, इसी साल हुआ था, वहाँ पे ये देखा गया था कि वहाँ पे वहाँ पे जो घरों में दरारें पड़ने लग गई थी, क्योंकि वो पूरे पहाड़ों पे बने हुए हैं। ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे हिमाचल है, उत्तराखंड, इस तरह के जो हिमालयन एरियाज़ है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है। क्योंकि किसी तरह से हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इस तरह से वहाँ पे हमें एक डेटाबेस ये सब बनाना है। वहाँ पे काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस को मिलके आना चाहिए वहाँ पे। ठीक है। एक नेटवर्क बनाना चाहिए,
जो कुछ जिन्हें उनके बारे में पता है और किस तरह से इसे डील करना है वो भी पता है। तो इससे क्या है, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है, जो वहाँ पे जो वन है उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि फॉरेस्ट तो आपको पता ही किस तरह से अच्छा काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज में किस तरह से उसे रिवर्स करने का वो काम कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेशन में वो कितना ही मददगार होते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट का रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर वहाँ के जो इकोसिस्टम है बाकी, उस पे भी ध्यान देने की, उसके इसकी जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि जहाँ पे डिग्रेडेड ग्रासलैंड वेटलैंड्स हैं जो कि बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसे रिस्टोर करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे और फिर भी बात करी गई इको रिस्टोरेशन और एफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो फिर यही एफॉरेस्टेशन मतलब आपको समझ में आ गया होगा, रिस्टोरेशन मतलब उसे फिर से अब फिर से उसका उत्थान मतलब फिर से उसे ठीक करना, जो उसकी क्वालिटी जो ख़राब हो चुकी थी वो उस इकोसिस्टम को फिर से ठीक करना, दुरुस्त करना। फिर वहाँ के जो ट्री कवर है उसे बढ़ाना अर्बन एरियाज़ में भी, और सेमी पेरी अर्बन मतलब जो आस पास अर्बन एरियाज़ के ऊपर पेरीफेरी में मतलब उसके सरफेस में फैले हुए हैं, उन एरियाज़ में भी जो पेड़ हैं उसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर पब्लिक फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ है, वहाँ पे भी उनकी मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। और फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, तो जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उन वन के आसपास, उसी जंगल के आसपास रहते हैं और वहीं से अपना गुजारा करते हैं, वहाँ से लकड़ियों से, वहाँ के मतलब वहाँ पे शिकार करके। तो उसके भी बहुत ज़रूरत है कि किसी तरह से वो फॉरेस्ट के ऊपर उस जंगल के ऊपर बर्डन ना बने, उसे डैमेज ना करें। तो उस तरह से कुछ प्लान्स की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत कुछ बातें दी गई हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए वहाँ पे, और रीजनल स्केल में लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनाने चाहिए, ठीक है, बना के उन पर काम करना चाहिए। फिर बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए कि वहाँ के जो मवेशी हैं उन पर उन्हें किसी तरह से हम अच्छे से अच्छा कर सकें उनके, ठीक है, सिंचाई के लिए। फिर इसी तरह की और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब बातें हमने जान ही ली हैं और लगभग पूरा चैप्टर अब वैसा ही है। तो अब एनएमएस से जो हमने ये मिशन की बात कर रहे थे उसके कुछ 10 डायमेंशंस हैं, हम वो देख लेते हैं, जो कि किसके लिए, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। ये आपको याद रखना है, ये दो वर्ड्स, अडेप्टेशन मिटिगेशन, ये कीवर्ड्स। अब हम देखते हैं एम्पावर्ड है, सॉरी आई थिंक इम्प्रूव्ड क्रॉप सीड्स लाइफ स्टॉक फिश कल्चर। तो हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट लानी है इनमें, जो हमारे सीड्स होते हैं, फसलों के जो बीज होते हैं, और फिर वहाँ पे लाइफ स्टॉक जो गाय भैंस चराते हैं, गाय भैंस होते हैं वहाँ वो, और फिर वहाँ पे जो फिश मराइन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं उनकी उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। वाटर एफिशिएंसी पे काम करने की ज़रूरत है ताकि पानी ज़्यादा बर्बाद ना हो सके, पानी को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सके। पेस्ट मैनेजमेंट, जो कीड़े लग जाते हैं फसलों में, उन्हें किस तरह से हम लोग मतलब किस तरह से उनसे हम बचा सकते हैं। फिर फार्म प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना जिससे कि वहाँ के एरिया पे कम से कम डैमेज हो। फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना, ठीक है, जिससे कि एल्गल ब्लूम्स ये सब हो जाते हैं वो सब ना हो पाए। और भी बहुत सारे जो साइकिल्स हमने पढ़े थे, इस तरह से हम इस तरह से वहाँ पे काम करें कि वो जो साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो। फिर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, ऑब्वियसली जहाँ पे बाढ़ ये सब आ जाती है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसान इस पर काफ़ी, उसकी वजह से काफ़ी झेलता है। क्रेडिट सपोर्ट, ऑब्वियसली वही, हम जो किसान को हम कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं या फिर हम किसान को हम कंपनसेशन देते हैं, वो क्रेडिट सपोर्ट की ज़रूरत है। इवन हम लोग बिजली की सब्सिडी उनको देते हैं, तो क्रेडिट सपोर्ट ये सबको भी उसमें उसे इस कवर करने की ज़रूरत है। मार्केट हो गया, फिर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च तो कर दिया लेकिन वहाँ उसमें कितना काम हो रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर कोई जानना चाहता है तो उसे भी मिलनी चाहिए। फिर लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन मैंने बताया था, जैसे कि कुछ लोग जो उसी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है तो उन्हें किस तरह से और एस्पेक्ट्स दिखाए जाए कि वो फॉरेस्ट पर बर्डन ना बने। फिर हम आते हैं नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये एक नॉलेज नेटवर्क है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी जो इस पर काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर, इस पर एनवायरनमेंट में, तो उन इंस्टीट्यूशन के जो नॉलेज है उसके साथ मिलकर क्या किया जाए, क्लाइमेट साइंस,
क्लाइमेट साइंस इस सब पे काम किया जाए मिलकर, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग काम कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है, इन सबको इंटीग्रेट किया जाए। और डेटा शेयरिंग आपस में एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट पर डेटा शेयर किया जाए, ताकि वो ऐसा रिसर्च कर पाएँ कि हम जो क्लाइमेट चेंज से जूझ सकें, ठीक है। फिर हम आते हैं नेशनल बायो एनर्जी मिशन पर। तो ये जो बायो एनर्जी मिशन है, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो सोर्सेस हैं वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। तो और ऊपर से जो ये फॉसिल फ्यूल्स है उसके वजह से आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस का क्या होता है और किस तरह से वो क्लाइमेट चेंज में अपना बुरा असर डालते हैं। तो फिर अब ये देखिए जो हमारी जो बायो एनर्जी है, ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और उनका सोर्स बायोलॉजिकल है, इसलिए उसे बायो एनर्जी कहते हैं। जैसे कि हीट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, व्हीकल्स के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बायोफ्यूल्स को, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अब ये इस पे बढ़ोतरी देख रहे हैं कि काफ़ी इवन एरोप्लेन्स भी बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी सोर्सेस हम कुछ देख लेते हैं। तो कुछ पहले से एग्जिस्टिंग सोर्सेस हैं, जैसे कि जो ऑर्गेनिक रेजिड्यू बन जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ जिसमें कार्बन होती है वो ऑर्गेनिक होता है, आपको पता होगा। और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो फिर वो फ्यूल का काम करता है। तो फिर जो ऐसे रेसिड्यू बचे हुए होते हैं, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ हो गए, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक रेसिड्यू बच जाता है, उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं बायो एनर्जी में। फिर बचा हुआ फार्म रेसिड्यू, वो भी ऑब्वियसली खेत में जो कुछ ऐसे फसलें होती हैं जिसका कोई काम नहीं होता, या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं फसलों के जिसका कोई काम नहीं होता, ठीक है, वो उसे भी ऑर्गेनिक रेसिड्यू कहते हैं। फिर फॉरेस्ट में ऑब्वियसली ऐसा रेसिड्यू होते हैं, ऑर्गेनिक रेसिड्यू। फिर अर्बन में भी बहुत सारे ऐसे जो हमारे छिलके ये सब होते हैं वो ऑर्गेनिक रेसिड्यू होते हैं। जो हमारे किचन का वेस्ट निकलता है मोस्टली वो ऑर्गेनिक रेसिड्यू होते हैं। उन उन उन्हें भी हम बायो एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एल्गल रेसिड्यू भी होता है, वो भी बायो एनर्जी के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ न्यू सोर्सेज भी निकल के आए हैं, जो पहले एग्जिस्टिंग सोर्सेज थे और कुछ नए सोर्सेज निकल के आए हैं। जैसे कि जब कल्टीवेशन ऑफ शॉर्ट रोटेशन एनर्जी क्रॉप्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं उसकी बार बार रोटेशन की जानी चाहिए। और फिर सोशल फॉरेस्ट्री, सबको मिलकर वन लगाना चाहिए, सोशल फॉरेस्ट्री से कहते हैं। तो इससे कोई कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो ये तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, कैपिटल एफिशिएंट होते हैं, मतलब इसे बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे कम कम स्केल में भी किया जा सकता है। फिर एनर्जी जनरेशन की इसकी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि फिर इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल सकती है, और इसी वजह से इसे बायो एनर्जी का नाम दिया गया है। फिर कार्बन एमिशन में मेन इसका जो है कि सिग्निफिकेंट कार्बन एमिशन रिडक्शन, काफ़ी ज़्यादा अगर हम बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करें, बायो एनर्जी का इस्तेमाल करें, तो कार्बन एमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो छूटता है, निकलता है, उत्सर्जन पे काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, इससे ये एक नई इंडस्ट्री बन सकती है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा। फिर इन्वेस्टमेंट, अगर यहाँ पे ये कुछ इस तरह की इंडस्ट्री उभर कर आ रही है तो ऑब्वियसली लोग इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे, इसमें कुछ प्रॉफिट दिखता है तो। और फिर इकोनॉमिक वैल्यू भी ऐड होती है हमारे जीडीपी में, इकोनॉमी में भी इससे मदद मिलती है। और वेस्टलैंड जो जो कभी एक जगह में ख़राब हो चुके थे, राइट, हमारी हरकतों की वजह से, तो वो भी एक तरह से रीजनरेट हो सकते हैं। तो ये चैप्टर, ये जो पार्ट है वो अभी यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।